हम लोग का आगे का जो पार्ट है वो 21, क्वेश्चन नंबर 21, जिसकी भी रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड है, और इसको डील करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो देखो। 21 में क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या दिया हुआ है और क्या पेंडिंग है। 21 में थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट लगेगा, बहुत थोड़ा सा। वो 11th वाला जो पार्ट फ्लूइड का था उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स लगेगा। सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर नोन दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कंटेन 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मीन्स इसके अंदर जो वाटर फिल किया गया है वो 800 पाई मीटर सेंटीमीटर क्यूब। A cylindrical glass of piece diameter of 8 centimeter and height of 8 centimeter is placed inside the vessel. If the bottom of the water vessel under the glass piece is seen by the paraxial rays, locate its image. The index of refraction of the glass is 1.5 and the water is 1.33. दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कंसेप्ट क्या लगाना है वो देख लो आप, कि टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। जब उसके अंदर आप ग्लास पीस रख देते हो तब, और उसके पहले मतलब कंटेनर का टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा भाई 800 पाई स्क्वायर, 800 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई सेंटीमीटर क्यूब, 800 पाई प्लस इसके अंदर और क्या रखा हुआ है बेटा, ये ग्लास रखा हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसके वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट भी होगी। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच वन। दैट मीन्स मैं अगर इन शॉर्ट में लिखूं तो पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच वन, ठीक है। अब पूरे कंटेनर की जो बात करें तो कंटेनर का हम लोग के पास डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स रेडियस भी अवेलेबल हो गया। पाई बार 12 उसका दे रखा है कंटेनर का डायमीटर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है कंटेनर की। 800 पाई प्लस पाई आर वन स्क्वायर। आर वन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जो छोटा ग्लास रखा हुआ है उसका भी डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस की आप बात करोगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट भी उसकी 8 है। अब इन सब में केवल एच आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए बचा हुआ है, तो एच अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एच इज इक्वल टू 25.7 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई कंटेनर की हाइट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि हमको बेसिकली यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, रियल और अपेरेंट का फंडा अप्लाई कर रहा है। रियल और अपेरेंट के फंडे को अप्लाई करने के लिए हमको एक्चुअल हाइट की चाहिए। अब एक्चुअल हाइट मेरे पास अवेलेबल हो गई तो क्या मैं इंडिविजुअल काम कर सकता हूँ भाई। इंडिविजुअल काम करने का मीन्स क्या हुआ कि इस बॉटम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। कौन से बॉटम के लिए, ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसको ये बोल रहा है कि इस पॉइंट का रिफ्रैक्शन उसको देखना है। अगर इसका रिफ्रैक्शन वो देखना चाहता है दैट मीन्स कि इमेज का फॉर्मेशन इसका करवाना चाह रहा है, इस बॉटम का। तो अगर इसकी इमेज फॉर्म करना चाह रहा है तो उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं क्या अलग से। अब हमारे पास एक ही तरीका बचा हुआ है, कौन सा, रियल अपॉन अपेरेंट। और इनको देख लो चाहिए क्या, इनको बेसिकली चाहिए if the bottom of vessel under the glass piece seen by the paraxial rays, locate the image। इमेज लोकेट करना है, दैट मीन शिफ्टिंग चाहिए इनको। अगर शिफ्टिंग की वैल्यू की बात करें तो शिफ्टिंग हमारे पास दो तरीके से होगी। एक तो वाटर जो आपने फिल किया कंटेनर के अंदर वो भी शिफ्टिंग देगा, और जो ग्लास रखा हुआ है वो भी शिफ्टिंग देगा। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू टी 1 - 1 बाई म्यू या एन।
ठीक है। अगर T1 की बात कर लूँ तो ये हो गया T1, और इससे अगर आप देखते हो तो आपकी कैलकुलेशन क्या बोलेगी यहाँ पे, आप T1 की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो ग्लास की हाइट कितनी अवेलेबल है बेटा, 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 8 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास भी आपको दिया होगा, वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करोगे तो ये क्या देगा वहाँ पे, डेल्टा ऑफ T1। ठीक है, डेल्टा T1 मेरे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। डेल्टा T1 की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, देखो 25 में किसी को डाउट नहीं होगा, मेंसुरेशन क्लास 8 का लगेगा और वहां से कंटेनर की हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट हो। तो डेल्टा T1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास T1 की वैल्यू अवेलेबल है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है 3/2, तो ये हो गया हमारे पास 8, और इसको आप माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा भाई, एलसीएम ले लोगे तो 1/3 बचेगा, दैट मीन्स डिवाइड करोगे तो 2.26 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास डेल्टा ऑफ T1। पहले ग्लास स्लैब से इतनी थिकनेस अवेलेबल होगी, मतलब शिफ्टिंग जो दिखेगी आपको इतना दिखेगी। अब बचा कौन सा पार्ट, वाटर वाला पार्ट बचा। अगर वाटर वाले पार्ट की बात करें तो वाटर वाले पार्ट में भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर भी शिफ्टिंग देगा। वाटर कितनी शिफ्टिंग देगा, पहले अब आपको देखना पड़ेगा कि वाटर का लेवल कितना बचा। टोटल हाइट 25 थी, तो वाटर की हाइट कितनी बचेगी भाई, 25 पॉइंट कितना था, 25.7 माइनस हमारे पास जो ग्लास का सरफेस था उसकी थिकनेस थी 8। अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो काफी कम होके आ जाएगी, और अब जो वाटर की थिकनेस होगी वो इतनी काउंट करोगे आप। अब वाटर की जो थिकनेस आप काउंट करोगे वो केवल और केवल यही काउंट करोगे, T2 की मैं बात करूँ तो इतना सेंटीमीटर। अब मैं सीधे कैलकुलेशन की बात ना करके सीधे आपको बोल देता हूँ कि डेल्टा ऑफ T2 इज इक्वल टू T2 1 माइनस 1 बाई N2। ठीक है, अब सब में वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टोटल दोनों शिफ्टिंग को ऐड कर दोगे, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी कुछ आपके पास 4.44 सेंटीमीटर। डेल्टा ऑफ T1 प्लस डेल्टा ऑफ T2 को आप ऐड कर दोगे, T1 प्लस T2, तो दोनों कितना शिफ्टिंग शो करेंगे, वो कुछ आ जाएगा आपके पास 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा 21, जिसमें केवल और केवल शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। रियल अपेरेंट के साथ साथ हम लोगों ने शिफ्टिंग पढ़ी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 3, उसमें आपको अपेरेंट और रियल डेप्थ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रियल अपेरेंट पे है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट इसमें अच्छा खासा यूज हो रहा है, और उसी बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके हमको काम करना है। इसमें दो चीजें, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे क्वेश्चन को, तो कंसीडर द सिचुएशन इन द फिगर, द बॉटम ऑफ पोर्ट रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर एस इज स्मॉल फिश टी इज ह्यूमन आई, टी की बोला ह्यूमन आई और एस जो है फिश है। The refractive index of water is mu. At what distance from itself will fish see the image? कह रहा कि कितनी डिस्टेंस से, at what distance from itself will the fish see the image of eye? आई को देखना चाह रहा है कौन, फिश। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में। मतलब फिश कहाँ पे रखी हुई है, इनसाइड द वाटर मीडियम, और आईज, आंख जिसको देखना चाह रहा है कौन, फिश, वो कहाँ पे है, रेयर मीडियम में। तो अगर इस तरीके से हम लोग बात करें तो आप इसका मतलब वही लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि इसमें फॉर्मूला रिवर्स हो जाता था, अपेरेंट डेप्थ अपॉन
रियल डेप्थ इज इक्वल टू n, अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू n। तो अपेरेंट डेप्थ की अगर बात करें हम लोग, इसमें बस आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको पता ये होना चाहिए कि कितना हाइट से क्या देख रहे हो आप। ये हाइट जो अवेलेबल आपके पास वो h है, ये वाली, और ये जो हाइट है वो h/2 है। तो अब डेरिवेशन अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से, एससी वर्मा से, या किसी अदर बुक से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जब अंदर से देखते थे तो ये वाले हाइट की बात बाद में करते थे। हमको जो फॉर्मूला लगता था रियल अपेरेंट का वो अपर वाले पे लगता था, जब कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे अपेरेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो एच डैश आएगा, एच डैश इज इक्वल टू एन इंटू एच, एन इंटू एच। क्यों? क्योंकि ये वाली हाइट हमको काउंट करनी है। तो अपेरेंट वहां से मिल गया। ये एक्चुअल में तो एच हाइट पे आई, लेकिन फिश देखेगी उसको तो उसको क्या दिखेगा उस चीज में, एन इंटू एच की हाइट पे दिखेगा, बराबर, थोड़ा ऊपर और दिखेगा। अब अगर बात करें तो टोटल हाइट उसको चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ो, व्हाट इज द डिस्टेंस पूछ रहा है, केवल लोकेशन ऑफ इमेज नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज व्हेन फिश सी द आई। जब फिश जो है आईज को देखेगी तो उस समय उसकी इमेज क्या दिखेगी। तो ये फिश की हाइट कितनी थी भाई, h/2 थी। तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, h डैश प्लस ऑफ h/2, h डैश प्लस h/2। तो अब h डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, n इंटू एच प्लस h/2। तो यहां से आप h कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, h n प्लस 1/2। ये हो जाएगा जब फिश उसको आइज को देखेगी। ये पहली इमेज की बात है, सेकेंड इमेज की बात हम लोग ये नहीं कर रहे। ठीक, अब सेकेंड केस में आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या बढ़ जाती है कि ये जो बॉटम में मिरर दिया हुआ है वो भी एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ये जो बॉटम में हमारे पास मिरर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होगे ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इस मिरर की मैं बात करूं तो ये मिरर जो है एक इमेज का फॉर्मेशन और करेगा। और उसने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, फ्रॉम इटसेल्फ विल फिश सी द इमेजेस। इमेजेस मतलब एक इमेज की बात नहीं कर रहा, मोर देन वन इमेज की बात कर रहा है। तो पहली जो फिश डायरेक्ट देखेगी वो तो ये सिचुएशन देख के खत्म कर देगी। लेकिन अगर मैं इसके बाद की बात करूं, सेकेंड इमेज कैसे देखेगी वो देखते हैं अपन लोग। सेकेंड इमेज देखने के लिए हमारे पास क्या रहेगा भाइयों, अब मैं सेकेंड इमेज की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये जो फिश है ये खुद की भी इमेज फॉर्म करेगा। ये फिश की लोकेशन कहीं यहाँ पे है, ये भी आप देख सकते हो क्या होगा, अगर मिरर से h/2 की हाइट पर है ये, तो नीचे जो इमेज फॉर्म करेगा वो भी h/2 करेगा क्या, जो ये फिश इमेज फॉर्म करेगी वो भी h/2 पे इमेज फॉर्म करेगी। दैट मीन्स अब टोटल अगर यहाँ से वो देखना चाहे तो क्या हो जाएगा भाइयों, ये टोटल डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो यहाँ से तो ये वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो भी h हो गई। मीन्स कि हमारे पास जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो जरा, ये हमारे पास h है वो तो फिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास कि ये जो लेंथ थी वो h/2 थी, तो ये टोटल h और ये क्या हो गया h/2। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 3/2 ऑफ h मिलेगा। ये लोकेशन h/2 यहाँ तक, और इसके ऊपर टोटल ये वाटर लेवल तक कितना भाइयों, h। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 3/2 ऑफ h, 3/2 ऑफ h। सही है।
चलो ये हो गया। अब इसका मतलब फिर से हम लोग अपेरेंट की अगर बात करते हैं तो अपेरेंट क्या देखेगा भाई, अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू एन। तो अपेरेंट मेरे पास कितना है वो कैलकुलेट करना है अपेरेंट की वैल्यू, और रियल हमारे पास तो अभी ऊपर की हाइट तो एच ही है, उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, इंटू एन। तो ये हो गया अपेरेंट। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, कहाँ से, यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो एन इंटू एच प्लस टोटल डिस्टेंस आपने कितना देगा, ये वाटर लेवल तक एच था, और जहाँ पे फिश की इमेज फॉर्म होगी नीचे मिरर में वो 3/2 ऑफ एच। तो ये अपेरेंट डिस्टेंस जो आपको दिखेगी वो एच एन प्लस 3/2, सही है। तो ये हो गया हमारे पास पहला केस, व्हेन फिश सी द इमेज ऑफ आई, ठीक है। सेकंड केस में इसका रिवर्स बोल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों लग रहा है बार बार, बस इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कंसेप्ट मैंने डेरिवेशन में आराम से बताया है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम देन व्हाट हैपन, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेरर मीडियम देन व्हाट हैपन। दोनों केसेस को मैंने इंडिविजुअल डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं सेकेंड केस में क्या हो, देखो सेकेंड केस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल आई सी द इमेजेस, at what distance from itself will I see the images of fish। अब उल्टा हो गया, अब जो आईज है वो फिश की इमेज देखना चाह रही है। अब जो आईज है वो किसकी इमेज देखना चाह रही भाइयों, फिश की इमेज देखना चाह रही है। अगर वो फिश की इमेज देखेगी तो सबसे पहले केस तो बदल गया। केस क्या बदल गया, अब रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू, रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू एन, सही है। तो अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अपेरेंट इज इक्वल टू रियल अपॉन एन, सही है। तो अब जरा इसमें देखो तो रियल अपेरेंट की अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फिश, जो कि इनसाइड द वाटर है। तो वाटर के अंदर उसकी डेप्थ सरफेस से क्या है वो देखो आप, वाटर के सरफेस से उसकी डेप्थ देखोगे तो h/2 दे रखी है, तो h/2 इंटू एन ये हो जाएगा हमारे पास अपेरेंट, सही है। अब ऊपर से हाइट कितनी थी भाई, ये उसकी खुद की डिस्टेंस कितनी थी h, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो h प्लस h अपॉन 2h, ये पहली पोजीशन आप इमेज दिखेगा फर्स्ट केस में, आई किसको देखेगा, सही है। अब उसी में सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा भाइयों, अब सेकंड केस की अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इसको हटा दूं। अब एक इमेज फॉर्म होगी किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू, किसकी, फिश की। अगर एक प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो हमारे पास केस क्या आ जाएगा, कहीं यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी उसकी, फिर से आप देख पा रहे हो कि h/2 पे ही इमेज फॉर्म करेगा और कहीं नहीं करेगा, h/2 पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। अब अगर h/2 पे इमेज फॉर्म होगा तो टोटल हाइट कितनी हो गई आप बता सकते हो एट द सरफेस ऑफ वाटर से, यहाँ से टोटल हाइट हो गई 3/2 h, क्योंकि h तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये h/2 नीचे आ गया, तो टोटल हाइट कितनी हो गई भाई 3/2 h। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, रियल अपॉन अपेरेंट इज इक्वल टू एन। रियल हमारे पास क्या था भाई 3/2 h, और अपेरेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर अपेरेंट कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अपेरेंट इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन इंटू एच, सही है। अब उसकी खुद की टोटल हाइट कितनी थी वो भी मालूम है हम लोगों को, तो टोटल हाइट में अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाइयों, h प्लस 3/2 h इंटू एन, h कॉमन ले लोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टोटल हाइट। अगर आप देखना चाहते हो तो टोटल हाइट आपके पास हो जाएगी h प्लस 3/2 n इंटू एच। अब h कॉमन ले लोगे आप तो 1 प्लस 3/2 ऑफ n, ये
ये फाइनल इसका आंसर होगा। और इस पॉइंट से आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसकी वजह से कि इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप बस रियल और अपेरेंट को कंटिन्यूअसली लगाते रहो, आपका काम होता रहेगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वही रिफ्रैक्शन का ही है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इसकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आती है। इसमें इन्होंने क्या बोला है 23 क्वेश्चंस में, स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 centimeter and height is 4 centimeter filled completely with the water. Consider the ray leaving the vessel throughout the corner. Suppose the rays of light, rays along to the axis of vessel are used traced to image, and find the apparent depth of the image and ratio of real depth to the apparent depth under the assumption taken. Relative refractive index of water हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला जो इन्होंने बोला कंटेनर का, मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक अच्छा सा। ठीक, ये सेंट्रल पार्ट है इसका, ये लाइन सीधा स्ट्रेट जा रही है। और ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास उसकी इमेज फॉर्म हो रही है कहीं ऊपर से। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कॉर्नर को होते हुए ये यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब जो वाटर फिल किया गया वो भी देख लो, वाटर फुल टॉप तक भरा गया। स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, फिल्ड कंप्लीटली विद द वाटर, फिल्ड कंप्लीटली विद द वाटर। दैट मीन्स कि मैं इसमें आपको क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर फिल किया गया है टॉप लेवल तक। तो अगर पूरे में आप वाटर फिल करोगे तो आपके पास क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन होगा और ये कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स टॉप लेयर तक आपने इस तरह से वाटर फिल कर दिया। अगर टॉप लेयर तक आप वाटर फिल करोगे तो ये लाइट रे जो है ये तो अब रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा आपने, लेकिन लाइट जैसे ही आएगी तो अपने पाथ से बेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका नॉर्मल एक तरह से फॉर्म होगा। ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगी तो बेंड होगी ये लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है तो सॉरी अंदर से बाहर जाएगी ना, अंदर से बाहर जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करके थोड़ा सा बेंड होगी। अगर ये लाइट थोड़ा सा बेंड होगी तो पर्टिकुलर किसी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वर्टिकल हाइट अवेलेबल है 4 सेंटीमीटर और ये डायमीटर या रेडियस अवेलेबल है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पे जो हमारे पास है उसको मैं नाम दे सकता हूँ आई, और रे जो बाहर निकल रही है उसको नाम दे सकता हूँ मैं आर। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया आई, सही है। अब ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा हो तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा सकते हो या स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। अंदर से रेज बाहर जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो 1.33 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.33 का मतलब हमारे पास हो जाएगा 4/3 का टर्म होगा। तो यहाँ पे मैं 3/4 लिख सकता हूँ, क्या रिवर्स हो जाएगा 3/4 साइन ऑफ आर, ठीक है। तो इन चीजों के बेसिस पे हमारे पास एक आया साइन आई और साइन आर में एक रिलेशन आया। यहाँ पे जो ये आर एंगल रिफ्रैक्शन फॉर्म कर रहा है उसको कुछ इंटर रिलेट कर सकते हैं क्या। ये रेज इधर स्ट्रेट जा रही थी, इसको हम लोगों ने बैक किया, ट्री ट्रेस किया, तो यहाँ पे तो इसके साथ ये भी आर का एंगल फॉर्म करेगा क्या। अगर ये आर का एंगल फॉर्म करेगा
और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये डायगोनल मैंने ले लिया कुछ एक्स एज्यूम कर लिया, ये डायगोनल की जो वैल्यू है वो मैंने कुछ एक्स एज्यूम कर लिया। तो देखो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो उस ट्रायंगल में मैं वैल्यू यूज कर सकता हूँ क्या, कैसे यूज कर सकता हूँ, tan इज इक्वल टू, अगर tan के फॉर्मेट में मैं जाना चाहूँ तो tan ऑफ r इज इक्वल टू आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी, मैं 10 लगा के एक्स में वर्टिकल हाइट को लेता हूँ, इसको डायगोनल क्यों लूँ, तो 10 इज इक्वल टू 10r इज इक्वल टू 3/x, सही है। अगर 10 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन और कॉस में इसको चेंज तो कर ही सकता हूँ, साइन और कॉस में इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, r की वैल्यू मेरे पास ये है और यहाँ पे साइन r है, तो मेरे को यूज करने में कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, कैसे, इसको ट्रायंगल यूज करके मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको ट्रायंगल यूज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो आई की वैल्यू भी मैं निकाल सकता ही हूँ, इस बड़े वाले ट्रायंगल से अगर आप देखो तो मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, आई जो हमारे पास है वो ट्रायंगल ये दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होने का मतलब ये हुआ कि ये वर्टिकल वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, और ये हमारे पास 3 है, और आई आपने जो नाम दिया उसको दिया, तो परपेंडिकुलर अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, तो मैं साइन आई की वैल्यू चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन आई अगर आप देखोगे तो आपके पास जो देगा वैल्यू वो क्या देगा भाई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये अगर वर्टिकल वाला बेस अपना 4 है और ये वर्टिकल 3 है तो ये हो जाएगा 5, तो दैट मीन्स साइन जो आई की वैल्यू यूज होगी वो 3/5 हो जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे देखो उस वैल्यू को प्लेस करके मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ साइन आर के लिए, अभी 1 मिनट के लिए इस वाले ट्रायंगल को छोड़ दो, अभी इसको लास्ट में यूज करते हैं, पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक्स इसको लिया है ना कि वर्टिकल को लिया है, मैंने जो एक्स लिया था वो इस वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा था उसको लिया था, ये लाइन को मैंने रिट्रेस किया और यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, मैंने, एक मिनट मेरे से कुछ हट गया है, ठीक है, अब ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया था और उसको मैंने ये वैल्यू मैंने एक्स ली, ठीक है, साइन आई हमारे पास अवेलेबल हो गया, अब आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अपन, आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है भाई, तो इसको इंटरचेंज भी मत करो, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ कि साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आई हो जाएगा हमारे पास 3/5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास साइन आर कितना हो गया भाइयों 4/5, साइन आर आ गया एक जगह से, ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि साइन आई का काम खत्म हो गया, जो ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हुआ था उससे मैंने इसको एक्स लिया था, इस वाली वैल्यू को मैंने एक्स लिया था, तो अगर उसको मैं एक्स ले रहा था तो मेरे पास एक ट्रायंगल फिर से दिख रहा था, मैंने आपको बोला भी था, और 10 आर की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी हम लोगों ने, वहां पे अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो वहां से मैं 10 आर अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 10 आर इज इक्वल टू क्या था भाई 3/x था, और अगर साइन आर भी मेरे पास अवेलेबल है और 10 आर भी अवेलेबल है, दैट मीन्स दो तरीके से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, इसके ट्रायंगल को यूज करूं मैं अगर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 और बेस हो गया हमारे पास x, तो डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, √3² + x², देखो डायगोनल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायगोनल की वैल्यू अगर, या इसको लंबा ना करने के, अच्छा रुको 1 मिनट, ये भी चेंज कर सकते हैं अपन लोग कि 10 आर तो हमारे पास अवेलेबल था ही, कोई दिक्कत नहीं, इससे साइन आर से अपन लोग 10 आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, साइन आर फाइनली हमारे पास कितना आ गया बेटा 4/5,
तो यहाँ से 10R निकालना चाहोगे तो भी निकल जाएगा। क्या 10R आ जाएगा आपके पास कुछ 4/3, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल से आपने 10R की वैल्यू निकाली है 3/x, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर कर सकते हो। दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या दिखाएगा, ये 9/4 वैल्यूज क्या दिखाएगा भाई हमारे पास 9/4। अगर ये वैल्यू 9/4 दिखाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 9/4, मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो 2.25 के पे होगी। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 2.25 पे होगा। अगर इमेज का फॉर्मेशन 2.25 पे होगा तो हमको चाहिए रियल और अपेरेंट का रेशियो। रियल और अपेरेंट का रेशियो निकालने के लिए एक्चुअल डेप्थ आपके पास कितनी थी, 4 थी, और अभी कितना आया आपके पास 2.25। तो अगर आप डेप्थ निकालोगे तो दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास 4:2.25, सही है। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास पूरा, जिसको हम लोगों ने पूरा लग के सॉल्व किया। और आप ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्री के अलावा कुछ अलग यूज नहीं हुआ, केवल एक जगह स्नेल्स लॉ लगा, उस स्नेल्स लॉ के बाद टोटल की टोटल ज्योमेट्री लगाई हम, ठीक है। अब इसके बाद 23 के बाद 24 वो भी सेम टाइप का ही है, उसमें भी ऐसी ही मगजमारी है। तो बट हम लोगों को देखना है तो देखना है, सभी क्वेश्चंस के डाउट आपके होंगे, इसलिए मैं ठीक है भाई। इसमें हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी वही चीज है जैसा 23 में अपन ने काम किया था, सेम फॉर्मेट इसमें है, बस ज्योमेट्री का थोड़ा आगे पीछे है, बाकी तो कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो ज्योमेट्री के आगे पीछे को देखने के लिए हमारे पास क्या है वो देखिए। ज्योमेट्री के बेसिस पे अगर अपने को डील करना है तो हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इसका डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर दिखेगी। ठीक है, इनका एक पार्ट तो ये था कि ये डायगोनल से होते हुए इधर जा रहा है लाइन, ठीक है। और ये 30 है वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल 30 है, तो वो आपको क्लियर हो गया कि वो 45 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगा। अगर वो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा तो फिर से मेरी लाइन गायब हो गई है, 2 मिनट का वेट करो, मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा कलर्ड बताना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी लाइनें हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास जा रही थी वो अगर ये हॉरिजॉन्टल 30 वर्टिकल 30 तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करेगा। अगर ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा तो बहुत सारी चीजें हमारी वहीं पे सिंपल होगी। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये पी पॉइंट जिन्होंने क्वेश्चन में बोला कि एक पॉइंट पी है, उसको वो ऑब्जर्व करना चाहता है। कौन? ऑब्जर्वर। और किस लेवल किस हाइट तक हम लोग वाटर फिल करें जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए कि वो पॉइंट पी हमको दिखे ना। पॉइंट पी हमको देखना ही है। पॉइंट पी अगर हमको देखना है तो किस लेवल तक हम लोग वाटर फिल करें जिससे कि वो दिख जाए। तो इसमें दो तरीके से आप सोच सकते हो। पहला, बस नहीं सोचना है तो वो नहीं सोचना है कि वाटर का लेवल उसी पॉइंट तक होगा जहाँ पे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, बस उसी पॉइंट तक नहीं होगा जिस पॉइंट तक ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो हाफ हाइट तक ही फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो वाटर का लेवल है वो कुछ इस पॉइंट तक है, मीन कम हाइट तक है। अगर वाटर का लेवल कुछ इतना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेज आएगी, इंसिडेंट होगी और वाटर से रिफ्लेक्ट होके पी पॉइंट तक जा सकती है। इस तरीके से बहुत छोटा डायग्राम हालांकि बनेगा ये, लेकिन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पी पॉइंट जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं।
एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिखेगा ऐसा होते हुए, ये ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी लाइन मुझे मोटी करनी पड़ेगी जिससे आपको नॉर्मल दिखे। ये यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा वो ये आएगा, ये इस पॉइंट से रेज एंटर की जो कि 45 डिग्री का एंगल होगा, और अगर वहां से रेज एंटर करती है तो आप समझ रहे हो कि रेज एंटर करने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन वाली जो रेज है वो रेड वाली है, ये पी पॉइंट पे जो आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में, पहले भी बोला था मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम चाहिए क्योंकि ट्रायंगल छोटे बनेंगे तो एंगल दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। फिर भी ये हाइट अगर वाटर की मैंने कुछ एज्यूम कर लिया कि एच हाइट तक हम लोगों ने वाटर फिल किया है, तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जरा आप देख सकते हो क्या। ये अगर पी पॉइंट से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, पी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, तो आपके पास 1045 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाइयों, 1045 जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो होगा क्या, वो देखो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर ये सेंटर से 15 था और ये यहाँ से 5 था तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन एक्स, सॉरी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाइयों, हाइट ऑफ एच। जो वाटर का लेवल आपने हाइट का लिया है वो हाइट का लेवल भी काउंट हो जाएगा उसमें। दैट मीन्स कि जो वैल्यू आप देख रहे हो 1045 की वो x प्लस एच, x प्लस 10 अपॉन एच, दैट मीन्स यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा h इक्वल टू 10 प्लस एक्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा वो h माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। x का रिलेशन आ गया। अब ये तो बात हमने की बड़े वाले ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल को जरा देखो आप ध्यान से। छोटे वाले ट्रायंगल को अगर आप देखना चाहोगे तो छोटे ट्रायंगल में एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है पीली मोटी लाइन जो है वो वहां से x डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, सही है। तो इनको हम लोग कैसे यूज करें, बहुत छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बट हमको यूज करना पड़ेगा। तो मैं अभी 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ, फिर आप देखो क्या होता है, आगे कैलकुलेशन हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि डायग्राम बड़ा बनाने से मेरे पास जगह कम पड़ जा रही है। तो जगह अगर कम पड़ रही है तो फिर मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा। छोटे ट्रायंगल में हमारे पास एक्स एक तो अवेलेबल है और वर्टिकल हाइट एच वो भी अवेलेबल है। तो मैं अब यहाँ पे अगर वैल्यू यूज करता हूँ दैट मीन्स सबसे पहले मैं आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। तो 1 sin 45 इज इक्वल टू n साइन ऑफ आर। 1 sin 45 हो गया हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू n, वाटर है तो हमारे पास वो वैल्यू अवेलेबल होती है, वाटर के रिफ्रैक्टिव होता है 4/3, और ये हो गया साइन ऑफ आर। तो यहाँ से आप साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन आर जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो 3/4√2 हो जाएगा, 3/4√2। अगर मेरे पास साइन आर आ गया तो मैं 10r भी निकाल ही सकता हूँ। ट्रायंगल फॉर्म करूंगा, शुरू से अब तक देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन आर का ट्रायंगल की वैल्यू, ट्रायंगल में वैल्यू डालने के बाद 10r मेरे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाइयों, 10r की वैल्यू आएगी 3/√23, 3/√23, सही है। ये हो गया हमारे पास 10r। अगर 10r हमारे पास 3/√3 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो मैं फिर से ट्रायंगल जो छोटा मैंने फॉर्म किया था, ये जो कुछ मैंने अप्लाई किया स्नेल्स लॉ किया, क्यों किया है, क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू मैंने निकाला 10 के फॉर्म। क्यों निकाला 10 के फॉर्म में मैं वो भी बता देता हूँ। 10 यहाँ पे अब छोटा सा ट्रायंगल वापस आप देखो, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल आप देखोगे
तो उस ट्रायंगल में हमारे पास कुछ वैल्यूज आपको दिखेंगी। tan ऑफ r इज इक्वल टू x अपॉन h, छोटा वाला ट्रायंगल, ये जहां से रिफ्रैक्शन हुआ था ये वाला, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपके पास पहले ही अवेलेबल था, x की वैल्यू h माइनस 10 हम लोग लिख सकते हैं, और 10r मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे 3 अपॉन रूट ऑफ 23 इज इक्वल टू x की जगह आ गया h माइनस 10, सॉरी 10 माइनस h, पीछे वीडियो बैक करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास जो अवेलेबल थी वो h माइनस 10 अपॉन h आपके पास है ये। अब एक इक्वेशन है और उसको हमको सॉल्व करना है जिसमें से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये इक्वेशन हमारे काम की है। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फाइनल आंसर जो सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास वो कुछ 26.8 आएगा। ये जो हाइट होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 26.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ग्राफ फिगर पे आप ध्यान दोगे तो फिगर पे ध्यान देने का मतलब समझ लो किसके फिगर की बात कर रहा हूँ। आप इस ज्योमेट्री पे ध्यान दोगे आप तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, और ज्योमेट्री के साथ साथ छोटा सा स्नेल्स लॉ केवल अप्लाई हो रहा है, ज्यादा कुछ अप्लाई भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देखोगे तो डिपेंड करेगा सीधे सीधे क्रिटिकल एंगल पे, जो कि हम लोग ये मैं आपको उसमें दे चुका हूँ एक बार तो वीडियो लेक्चर्स में थ्योरीज की। इसमें सीधा सा काम करना क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ के, लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली light ray incident normally on the face of AB, on the face of AB and of the right angle prism, of the right angle prism. ABC is equal to mu, mu is equal to 1.5 shown in the figure. What is the largest value of phi for which light rays is totally reflected at the surface of AC? Totally reflected at the surface of AC. That means कि हमको चाहिए क्या, वो समझ जाओ आप, फाई की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको फाई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कि रेज इंसिडेंट कर रही है, वो तो दिख रहा है आपको, जहां पे इंसिडेंट कर रही वहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहां से तो i इज इक्वल टू 0 से गई i, और i इज इक्वल टू 0 से निकल गई, ठीक है। यहाँ पे रेज इंसिडेंट हुई, उनका कहना यह है कि रिफ्लेक्ट बैक इन मीडियम होना चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक इन मीडियम। तो अगर राइट रे यहाँ से आके वापस रिफ्लेक्ट होके इधर निकलती है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल कहीं यहाँ से पास होगा, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि डायग्राम आगे पीछे हो जाता है। ये हो गया हमारे पास आई, ये एंगल हमारे पास है फाई, ये हमारे पास AC, ये B। तो आप ये देखो कि ये रेज इस तरीके का प्रोसेस कब कर सकती है, जबकि ये क्रिटिकल एंगल के बाद TIR फॉर्म करे। अगर वो क्रिटिकल एंगल भी करेगी तो वो सीधा सीधा पैरेलल टू दिस लाइन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो भी नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल तो एटलीस्ट फॉर्म करेगी करेगी। तो इन सब से अच्छा कि मैं पहले ये चेक कर लूं कि कितने एंगल पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है। अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा तो आगे का काम मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने अगर चेक किया तो n इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन आई की बात करूं मैं तो साइन आई को मुझे IC लिखना पड़ेगा। रीजन ये है कि अब ये 90 मैंने लिख दिया, जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 90 डिग्री का, तो 1 अपॉन n। अब 1 अपॉन n की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, 3/2 बोल सकता हूं मैं,
तो ये हो गया हमारे पास 2/3। दैट मीन साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू 2/3 यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक, अब ये आईसी की वैल्यू अगर मेरे पास अवेलेबल हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो TIR फॉर्म कर जाएगा और जो ये चाहते हैं वो इनकी मंशा पूरी हो जाएगी। तो मैं अगर TIR कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा बेटा, आईसी इज इक्वल टू, ध्यान रखना 2/3 की वैल्यू आई है। अब मैं अगर इसमें TIR कराऊंगा तो मेरा कहना ये होगा कि ये मेरे पास अगर फाई एंगल था तो ये भी फाई होगा। देखो ये पैरेलल लाइन है इसके, तो दैट मीन्स फाई होगा ये भी। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 90 माइनस फाई इज ग्रेटर देन टू द आईसी, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो तो भी सिचुएशन फॉलो हो जाएगी। तो सोचो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ AC होना चाहिए, इट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन टू द आईसी। दैट मीन्स कि 90 माइनस फाइव इज ग्रेटर देन आईसी। अब मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 90 माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ आईसी। अब साइन 90 माइनस फाइव को आप क्या लिख सकते हो, कॉस फाइव लिख सकते हो। कॉस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ आईसी। सही है। अब इसमें रिलेशन हमारे पास साइन आईसी की वैल्यू अवेलेबल हो चुकी थी पहले ही। अगर साइन आईसी की वैल्यू मेरे पास पहले ही अवेलेबल हो गई थी, अब कोई काम बचा ही नहीं है। साइन आईसी मेरे पास कितना आया था भाई 2/3। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि cos फाइव इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2/3। साइन आईसी की जगह रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स मिनिमम फाइव कितना होना चाहिए बेटा, cos इनवर्स 2/3। समझे, इतना एंगल पे इंसिडेंस कराओगे तो आपको रे जो है वो एटलीस्ट इंटरनल ही बाहर निकल जाएगी, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि वो बाहर निकले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके आगे का क्वेश्चन। ये क्रिटिकल एंगल बेस्ड था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको समझना चाहिए और काम करना चाहिए। हाँ यस, ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। उसका रीजन क्या है कि आपको केवल जो पढ़ा अपने क्रिटिकल एंगल और TIR उसके ऊपर एक ग्राफ, तो ग्राफ में भी इसने कंडीशन लगा दिया है कि 0 से 90 के बिटवीन का ये ग्राफ चाहिए। सही है, 0 से 90 के बिटवीन का ग्राफ इसको चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि प्रॉब्लम है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे पहले इसको चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन की मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ आपको कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। जब किसी रेज को आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट करते हो तो रेज क्या होती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। तो एक्चुअल में जो फाइनल इमर्जेंट रेज होती है और इनिशियल जो पाथ ऑफ द रे था उनके बिटवीन का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से बोल रहा हूँ, द एंगल बिटवीन इनिशियल पाथ ऑफ द रे एंड फाइनल इमर्जेंट रेज इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे इनिशियल पाथ हमारी रेज का ये था और इमर्जेंट रेज ये थी, तो इनके बिटवीन का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 में जिसके बिटवीन में ग्राफ पूछ रहा है। तो पहला पार्ट तो मैं यही पूछ लेता हूँ कि प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो क्या बता सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ आई हमारे पास अवेलेबल है और ये कितना एंगल ऑफ आर, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। टोटल एंगल की आप बात करोगे तो ये कितना हो गया 180। टोटल एंगल कितना हो गया भाई 180। 180 में से अगर आई 2i माइनस कर दोगे आप तो कितना बचा, डेल बचा क्या ये वाला। तो डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2i, 5 माइनस 2i, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्लेन मिरर। ठीक है, ये मैंने आपको इनडायरेक्टली समझा दिया। अब मुझे चाहिए क्या, वो देखो, मुझे तो एंगल जो चाहिए वो बिटवीन डेल और आई के बिटवीन में चाहिए। तो डेल और आई के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट करने, ग्राफ फाइंड आउट करने से पहले उनका रिलेशन चाहिए। अगर रिलेशन हमने कर लिया तो हमारा काम बन गया। तो है क्या वो देख लो, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द ग्लास सरफेस, फ्रॉम द ग्लास सरफेस दैट मीन्स
डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम लाइट रे जाना चाह रही है। डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में अगर लाइट रे पाथ फॉलो करती है तो आपको पहले से मालूम है कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, वो अपने पाथ से डाइवर्ट होती है। अगर वो अपने पाथ से डाइवर्ट होती है दैट मीन्स क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे कहीं इधर से बाहर निकल जाएगी। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया अपने पास। मैं बात करता हूं यहाँ की नहीं। आई आपने स्टार्टिंग में दिया, एंगल आपने 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट किया, रे जो है रिफ्रैक्ट हो रही थी कंटिन्यूअसली, लेकिन जो क्रिटिकल एंगल और TIR हम पढ़ते हैं वो भी तो सिचुएशन इसमें आएगी। वो सिचुएशन क्या आएगी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू 90। रिफ्रैक्शन एंगल अगर 90 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रे जो है पैरेलल टू द ग्लास स्लैब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। रे पैरेलल टू द ग्लास स्लैब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर पैरेलल निकलना स्टार्ट हो गई तो इस समय हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो ओरिजिनल पाथ से अपने को निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा आपने एंगल इंक्रीज किया तो रेज क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम होती है। दैट मीन जितने एंगल से आई उतने एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरा ग्लास स्लैब बिहेव्स एज लाइक द प्लेन मिरर। अगर पूरा ग्लास एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा दैट मीन्स क्या हो गया, ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हो गई। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने अभी लिखा था वो भी एंगल ऑफ डेविएशन इसमें फॉलो होगा। वो कितना था बेटा, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो मैं जरा ध्यान से देखो, आप भी और मैं भी आई और डेल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं क्या, विथ नेगेटिव स्लोप, विथ नेगेटिव स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। ये डेल है y एक्सिस के अलोंग और i है x एक्सिस के अलोंग। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है दैट मींस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी और स्लोप क्या होना चाहिए इसका, नेगेटिव। स्लोप कैसा होना चाहिए भाइयों, नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये जो मिलेगा अपने को किसके आगे मिलेगा, क्रिटिकल एंगल के आगे मिलेगा। क्रिटिकल एंगल से पहले की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे को दिखाना पड़ेगा वापस। मैं पहले इस डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन कहीं यहाँ से मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये आई का एंगल है जो कि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, बाद में रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। अब जब रिफ्रैक्शन हो रहा था तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे वो देखते हैं। रिफ्रैक्शन वाले में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 0 पे तो कोई बात ही नहीं करना। अब मैं बात करूं कि मैंने रिफ्रैक्शन कराया तो n sin i इज इक्वल टू 1 sin r, सही है, 1 sin r। अगर ये 1 sin r हो गया तो i की वैल्यू हमको चाहिए इन द टर्म ऑफ डेल, इन द टर्म ऑफ डेल। तो आप एक चीज मोटा मोटा देख सकते हो कि साइन i इज इक्वल टू 1/n साइन r। साइन r आप समझ लो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन से उसकी वैल्यू हम लोग प्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो i इज इक्वल टू, पहले मोटा मोटा आप देख लो, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n साइन r। साइन r को आपको डेल के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो आप एक तरह से देखो कि इसका जो ग्राफ का नेचर दिख रहा है वो इनवर्स का है। इसका इनवर्स, साइन का इनवर्स। दैट मीन्स कि जो इसके नेचर की अपन बात कर रहे हैं वो ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए, साइन इनवर्स का नेचर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, इस टाइप का कुछ ग्राफ जाता है। लेकिन अब इसमें एक मुद्दे की बात यह आ जाती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ये टच कर जाए या ना करे। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पॉइंट को जरा अच्छे समझना, क्योंकि यहाँ पे ये लाइनें दोनों टच नहीं करनी चाहिए। मैंने बनाया था जानबूझ के जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने रिफ्रैक्शन से क्रिटिकल एंगल तक गए, सुनना जरा ध्यान से, जब रिफ्रैक्शन से क्रिटिकल एंगल तक आप मूव किए एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करके, तो बीच में एक पार्ट ऐसा आता है जबकि रे जो है
वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करके बाहर निकल। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आपको मिल रहा था वो इस समय जीरो से लेके, मतलब आपने आई इज इक्वल टू जीरो पे रेज डाला, आर इज इक्वल टू जीरो से बाहर निकल गई, आई बढ़ाते गए आर बढ़ता गया, सब रेज मिलेगी। लेकिन जब आईसी फॉर्म हो जाता है तो आईसी के बाद टी आई आर का प्रोसेस आता है, टी आई आर में रेज रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत बड़ा एक गैप यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ये गैप ऑफ एंगल्स यहाँ पे आपको गैप मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो मिला था वो आईसी था, अभी जो मिला वो आपके पास टी आई आर मिला, दैट मीन्स फिनोमिना ऑफ लाइट ही चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस में आप देखोगे तो कुछ लोकेशन ऐसी मिलेंगी जहाँ पे कि ग्राफ ब्लैंक रहेगा, वहां पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको नहीं देने वाला। तो मैं वापस एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखो जरा आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ इस टाइप का ग्राफ ये ड्रॉ होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन इनवर्स में यहाँ तक क्रिटिकल हुआ, क्रिटिकल होने के बाद कुछ गैप आया, जबकि टी आई आर का फंक्शन स्टार्ट होगा उससे पहले तक, और वो वैल्यू हमारे पास हो गई स्ट्रेट लाइन। तो कुछ इस तरह का नेचर शो करता है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बिटवीन का ग्राफ। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये भी, और इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी वापस क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, ये भी एक छोटा सा पार्ट है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे, suffered by the light ray shown in the figure, the refractive index of this the prism material this। ये मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, इसका नंबर कुछ आएगा 5th या 6th वीडियो में, चैनल में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मैंने वहां तक नहीं पहुंचा हूँ। मैं सोचा पहले एस सी वर्मा के वो कर देता हूँ, उसके बाद आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास सीधा सा एक कंसेप्ट लगाना है। ये थिन प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। थिन प्रिज्म में चाहिए क्या इनको? एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे शोन इन द फिगर, एंगल ऑफ डेविएशन इनको चाहिए। तो डेल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनके केस में, तो डेल इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। n हमारे पास कितना दिया भाई? 1.5 माइनस वन, एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास है 4, तो डेल इज इक्वल टू आ जाएगा 2d। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, केवल बेसिक कंसेप्ट इसका है एंगल ऑफ डेविएशन का, इसके लिए फॉर द थिन प्रिज्म। सही है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में देख लो क्या कह रहा है। लोकेट द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। तो इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का जो वीडियो आएगा उसको आपको अप्लाई करना होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस में अगर हम लोग बात करें तो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 1.5 और u इज इक्वल टू माइनस 2.5 सेंटीमीटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का फॉर्मूला देखोगे तो n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ठीक है, अब n1 n2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सीधे प्लेस कर दो विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने लिख दिया है, तो सीधे सीधे आपको रिजल्ट दे देगा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है तो देखो मैं नहीं करूंगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। फॉर्मूले में वैल्यू आपको बस प्लेस करनी होगी और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे आपको रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग आप एक बार पढ़ लो।
पढ़ लिया? Transparent hemisphere radius of 3 centimeter, made of material of refractive index 2, a narrow beam of parallel rays incident on the hemisphere as shown in figure. Are the rays totally reflected at the plane surface? पूछ रहा है क्वेश्चन में पार्ट 1 पूछ रहा है कि क्या रेज टोटली रिफ्लेक्टेड हो पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। पहला आप N1 N2 के लिए बात करो। N1 N2 अवेलेबल है कि आपके पास? रेज कहाँ से आ रही है वो हो गया N1, रेज कहाँ जा रही है वो हो गया N2, N1 की वैल्यू 1, N2 हो गया 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास हो गया 3। ठीक है, अब वैल्यूज प्लेस कर दें। फॉर्मूला हमारे पास N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब N2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2/V माइनस N1 1 हो गया, U हो गया इन्फिनिटी, N2 माइनस N1 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन हो गया 3। अब यहाँ से आप V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? V की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आफ्टर कैलकुलेशन। तो पार्ट 1 जो हो गया हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा पार्ट 1 में। तो मिल गया आपको, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किस लोकेशन पे हो जाएगा भाई? 6 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगा, टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। ठीक है, अब पार्ट बी, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस। सर ये बी का आंसर, सॉरी। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक काम मुझे और करना पड़ेगा, जो आगे के पार्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने 45 डिग्री एंगल से इस रेज को सेंटर तक पहुंचा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका TIR हो रहा हो तो सकता है ना इसका TIR। भाई यहाँ तक 45 डिग्री एंगल पे आ गई, अब यहाँ डेंसर और बाहर क्या हो गया? रेरर हो गया। यहाँ पे तो TIR होने के चांसेस कुछ नहीं है, इस लोकेशन पे कोई TIR नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। लेकिन जब इस वाले पार्ट से बी से जब बाहर निकलेगी तो उस समय डेंसर टू रेरर है तो TIR होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास क्या तरीका भाई? वही क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा देता हूँ, एन साइन ऑफ I इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो यहाँ पे n अंदर से बाहर जा रहा है तो 2 हो गया। साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1, तो साइन IC इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1/2। तो साइन IC इज इक्वल टू 1/2 हो गया, दैट मीन्स IC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री। IC की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई भाई? 30 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री हो गई दैट मीन्स क्या हो गया कि 45 वाली रेज तो यार गड़बड़ करेगी। 45 डिग्री की जो रेज है वो गड़बड़ करेगी, क्योंकि 30 से ऊपर आप जैसे ही जाओगे वो TIR करना स्टार्ट कर देगी। दैट मीन्स जो ये एक सिंगल रे आपको B पॉइंट पे दिख रही है, ये B से बाहर ना निकल के रिफ्लेक्ट होके कहीं इधर निकल जाएगी। जितने एंगल से आई, 45 डिग्री एंगल से आई, 45 डिग्री एंगल से बाहर निकल जाएगी। ये इसकी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इंसिडेंट रेज है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है फॉर द क्रिटिकल एंगल? 30 डिग्री। तो अब तो उसको TIR करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। पहले हम लोगों ने स्नेल्स लॉ न लगा के क्रिटिकल एंगल की बात की, जिससे कि IC इज इक्वल टू 30 डिग्री आया। IC अगर 30 आया दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल की रे जो है वो TIR करके बाहर निकल जाएगी। पार्ट 1 में उन्होंने बोला था totally reflected to the plane surface, क्वेश्चन मार्क लगा दो तो यस, totally reflected from the plane surface, find the image formed by the refraction at the first surface। मतलब यहाँ पे इन्होंने रिफ्रैक्शन की बात की थी, उसका आंसर मैंने आपको पहले दे दिया। एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगा के
N2/B minus N1/U is equal to N2 minus N1/R। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डाली तो वो आ गया था हमारे पास 36 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म। सी क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो गया। 45 इज द ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल सो दैट रेज परफॉर्म TIR। TIR का मतलब हुआ जितना एंगल सेंटर हुई 45 डिग्री एंगल से 45 से बाहर निकल जाएगी। सही है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 39। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं पड़ा हुआ बट मैं डाल देता हूँ। 46 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है ये। ठीक है, पेपर वेट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 इन फॉर्म द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूज्ड टू होल्ड डाउन प्रिंटेड पेज एंड ऑब्जर्व लुक at the page vertically throughout the paper weight. What is the height above the page will printed letter near the center appear to the observer? ठीक है, सॉरी 46 नहीं है ये होगा हमारे पास 44। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। हाँ, तो पेपर वेट वाला पार्ट है ये। रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है और टॉप से उसको देख रहा है। तो सबसे पहला काम वही अपना कि डायग्राम ड्रॉ करें इसका। डायग्राम एक बार अच्छा ड्रॉ हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा आधा से ज्यादा। ये हो गया आपके पास पेपर वेट हेमिस्फीयर, यहाँ पेपर रखा होगा बॉटम में। ये पेपर रखा हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से भाई, टॉप पॉइंट से है। टॉप पॉइंट से ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। यू जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान के चलोगे आप, आर पे मान के चलो क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पूरा। तो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 3/2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। U जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो भी कितनी होगी, R, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा दें। सॉरी, इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बॉटम में रखा हुआ है तो ये N1 N2 चेंज होगा भाई। ऑब्जेक्ट बॉटम में रखा हुआ है ना कि ऊपर रखा हुआ है, तो N2 इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो 1 हो जाएगा क्योंकि रेज अंदर से बाहर जाएगी। आप देखो ना, ऑब्जेक्ट तो नीचे रखा हुआ है ना, तो वहां से रेज ऊपर निकलेगी। तो फर्स्ट मीडियम हो गया आपके पास क्या, ग्लास, और बाहर निकलेगी तब हो जाएगा आपके पास क्या, 3/2। तो ये हो गया हमारे पास N2 और ये हो गया N1। ठीक है, N1 इज इक्वल टू 3/2, N2 इज इक्वल टू 1। U हमारे पास अवेलेबल है, तो अब कुछ काम बचे नहीं, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दो, N2/B माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको वैल्यू डाल लो, सब कुछ तो अवेलेबल है ही आपके पास, U अवेलेबल है, R अवेलेबल है, N2 N1। अब सॉल्व करके आप देखोगे तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कुछ आएगी 3 सेंटीमीटर। अब तो इससे ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, केवल मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक, अब इसके आगे बढ़ जाए हम लोग। ये भी हेमिस्फीयर का ही क्वेश्चन है, सेम वैल्यू दे रखी है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर R silver to make inner side of the reflecting surface।
of the reflecting surface. An object is placed on the axis of hemisphere at the distance of 3r from the center of the sphere. The light from the object is refracted at the unsilvered part, then the reflected from the silvered part and again reflected at the unsilvered part. Locate the final image of formation. तो इसमें आपको घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपको बस बार बार बोल रहा है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। केवल एक बार आप रिफ्रैक्शन कराओ, फिर आप रिफ्लेक्शन कराओ, फिर रिफ्रैक्शन कराओ। तो मेरा कहना यह है कि उस पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या पड़ेगा कि मिरर फॉर्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 46। हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस दिया हुआ था, सॉरी मैंने क्वेश्चन उससे अप्लाई नहीं किया था, अभी कर दिया हूँ, पढ़ लो थोड़ी देर आपको। क्वेश्चन नंबर है 46। ठीक, अब मैं डायग्राम बना के देखता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वाले पार्ट पे हम लोगों ने सिल्वरिंग कर दी है। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो कुछ सेंटर से 3r पे रखा हुआ है, देखो पहला सरफेस आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन है, तो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू आपके पास 3/2, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट में आप देखोगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो u आप कहीं पे भी रखो, u हालांकि इन्होंने बोला है कि 3r पे रखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला आप लगाओगे n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। अब r की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे तो v हमारे पास ऑटोमेटिकली बगैर कुछ के इन्फिनिटी ही देगा। v अगर इन्फिनिटी देगा तो फर्स्ट पॉइंट पे तो रिफ्रैक्शन हो गया, अब ये सीधा कहाँ जाएगा, मिरर पे जाएगा। अगर मिरर पे जाएगा तो मिरर के लिए हमको फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2, इसका रेडियस r दिया हुआ है तो फोकल लेंथ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा बेटा f इज इक्वल टू r/2। और जो इसने इमेज फॉर्म किया वो मिरर के लिए किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दैट मीन्स उसका भी ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, केसेस आपको याद होने चाहिए, वो अपने फोकस पे इमेज फॉर्म करेगा। जो फोकस कहाँ पे था, r/2 पे, उसका फोकस कहाँ पे लाई कर रहा था, r/2 पे। अब r/2 पे वो इमेज फॉर्म कर रहा है कौन, मिरर। अब ये जो मिरर ने इमेज फॉर्म किया है वो फिर से जब रेज रिफ्रैक्शन होगी तो उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो दैट मीन्स उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये इसकी इमेज जो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, कंफर्म करेगी। अब n1 n2 हमारे पास क्या हो गया वही मालूम चल जाएगा। n1 n2 की कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं क्या, n1 n2 की बात कर सकते हैं ना। बस आपको करना क्या होगा, इसमें एक तो जो पोजीशन हमारे पास अवेलेबल थी, जो पोजीशन हमारे पास अवेलेबल थी पहले वाले केस को भी देखो कि आप r इन्फिनिटी यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से वो इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा, ठीक है।
अगर वो इन्फिनिटी पे गया तो दैट मीन्स क्या हो गया कि वो इमेज का फॉर्मेशन भी उसी लोकेशन पे कर देगा। ठीक, तो मिरर के लिए फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हो गया, अब बात होगी रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन होगा तो इन्फिनिटी से अगर उसको रेज मिलेगी तो वो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस पे। अगर वो फोकस पे इमेज फॉर्म करेगा दैट मीन्स कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे। कैसे मालूम चल गया आपको, तो इन्फिनिटी से रेज आई तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, फोकस होगा। अब सेकेंड टाइम फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा तो जो मिरर प्लेन स्फेरिकल मिरर ने जो इमेज फॉर्म की थी जहाँ पे, वो इसके लिए अगेन किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब अगर अगेन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और आपके पास n1 n2 की वैल्यू अवेलेबल है, तो n1 n2 की वैल्यूज अगर अवेलेबल है तो आप तो काम कर ही सकते हो ना। n1 n2 की वैल्यूज अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से इन्फिनिटी, u आपके पास आ गई वैल्यू। तो अब क्या निकाल सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज आप यहाँ पे फिर से n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r का फॉर्मूला लगा के फिर से आप फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कहीं से नंबर ढूंढ के कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा आगे का। मतलब कुछ अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा था, कोई क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन तो अपन करने वाले नहीं है। अब उसके आगे एक क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसको एक बार पढ़ लो पहले आप। इसमें रे ऑप्टिक्स के साथ साथ मैकेनिक्स भी अच्छा खासा यूज हुई। देख लिया, इसमें एक्चुअल मैकेनिक्स के साथ साथ रे ऑप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे 10 मार्क के, वो इसी टाइप के होते थे, मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई करके 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन होते थे, 10 नंबर को फाइंड आउट करना होता था। तो यहाँ पे भी यही किया इन्होंने, सबसे पहले मैकेनिक्स अप्लाई की है। मैकेनिक्स में इन्होंने क्या कर रखा है वो देख लो। स्प्रिंग दे दिया जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास भी हमारे पास अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल है, उतनी हाइट से उस ब्लॉक को क्या किया इन्होंने, ड्रॉप किया। जब ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग अगर कंप्रेस होते होते अपनी ब्लॉक की वेलोसिटी को जीरो करेगी तो फिर वापस से क्या होगा, ब्लॉक रिबाउंस भी होगा। अगर ब्लॉक वापस रिबाउंस होगा तो वो क्या करेगा, अपने मीन पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, मीन पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अगर मीन पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा दैट मीन्स उसी की बात कर रहा है कि जो एम्पलीट्यूड होगा इमेज का वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो ये कैलकुलेट करना है कि जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के साथ हिट करेगा तो हमको अप्लाई क्या क्या करना है। एक तो हम लोगों को मीन पोजीशन, अगर मैं इसकी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मीन पोजीशन में एसएचएम में आपने पढ़ा होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स अगर मुझे जीरो करना है तो mg का फोर्स डाउनवर्ड और स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, तो mg इज इक्वल टू के एक्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mg अपॉन के। क्या आ जाएगा भाइयों, mg अपॉन के। सही है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन x के लिए आप करोगे तो x की वैल्यू कुछ 0.1, x इज इक्वल टू, ये x इसको मैं नहीं देता हूँ यार, इसको x नॉट लिखता हूँ क्योंकि x मुझे अभी और लगाना पड़ेगा।
ये जो हमारे पास mg मास दे रखा है, g दे रखा है, k दे रखा है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ 0.1 m आएगा, 0.1 m नेट फोर्स एक्टिंग 0, और वही उसकी मीन पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात करें तो थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करना पड़ेगा। जब ये ब्लॉक आके स्प्रिंग के ऊपर हिट करेगा तो उसी पॉइंट पे तो स्टॉप नहीं होगा वो। आप यहां से ब्लॉक को आपने ड्रॉप किया, ब्लॉक आएगा, ये इसकी स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है, लेकिन ये कहीं एक्स कंप्रेस होके जाके रुकेगा। सही है, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ से अप्लाई करूंगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, h प्लस एक्स। दैट मीन्स इस समय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू, ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, नीचे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, 1/2 kx स्क्वायर में। अगर 1/2 kx स्क्वायर में कंप्रेस हुई तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, mgh प्लस mgx इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। क्रॉस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई। अब वो क्वाड्रेटिक फिर से वही बात है कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ही करना पड़ेगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1.5 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर पे जाके आपने क्या किया कि ब्लॉक का मैक्सिमम स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ और ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो एक पॉइंट और ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं उसने मिरर और नेचुरल लेंथ में डिस्टेंस दे रखी होगी। ये दे रखा है मोशन ऑफ मास इट्स पोल बीइंग डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। ये देखो ध्यान से, फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग फाइंड द लेंथ विच इमेज ऑफ मास ऑसिलेट। ऑसिलेशन की जो इमेज होगी उसकी लेंथ उसको चाहिए। तो अब हमारे पास काम आ गया मैकेनिक्स का, मतलब 30 सेंटीमीटर तो उन्होंने पोल से इसकी लेंथ बता रखी है, पोल से इसकी लेंथ जो इन्होंने बताई है वो 30 सेंटीमीटर बताई है। दैट मीन्स कि अब हमको क्या दिखेगा वो भी चाहिए। अगर वो वहां से 30 सेंटीमीटर था तो मैं एक पॉइंट ये बोलूंगा कि u को मैं क्या लेके चलूं, मैक्सिमम नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर उसका कंप्रेशन। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है, तो जब उस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट था तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 30 प्लस 1.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कितना आ गया बेटा, 31.5 सेंटीमीटर। सही है, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, क्लियर हुआ सबको। 1.5 की लोकेशन पे वो इमेज फॉर्म कर उसका कंप्रेशन हुआ था स्प्रिंग का, 30 सेंटीमीटर उसका फ्री एंड था, इसलिए टोटल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए 31.5। तो इसके बेस पे आप पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हो क्या, इसके बेसिस पे आप पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट कर ही सकते हो 101%। अगर उसके बेसिस पे आप इमेज का फॉर्मेशन करोगे तो एक छोटा सा काम और कर लेना आप, ये सेंटीमीटर में है, पहला जो x नॉट मिला था जो मीन पोजीशन से मैंने फाइंड आउट किया था उसकी अभी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, केवल आपको मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन अब जो 30 पे दिख रहा था वो 30 पे ना दिख के आपको कहाँ दिखेगा, 30.1 पे दिखेगा। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 तो नेचुरल लेंथ थी उसकी, लेकिन ब्लॉक अगर जेंटली आप प्लेस करोगे तो 1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर वो कंप्रेस होगा। 0.1 मीटर अगर कंप्रेस होता है दैट मीन्स मीन पोजीशन क्या हो गई, 30.1। कितनी हो गई, 30.1। 30.1 31.5 अलग है। ये पोजीशन ऑफ ए ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई 31.5 सेंटीमीटर, और ऐसे ही आप बी पॉइंट की लोकेशन निकालोगे भाई साहब तो वो भी ऐसे ही देगा। क्या देगा देखो, बी पॉइंट की अगर लोकेशन की बात करें तो बी पॉइंट को अब ऑसिलेट करेगा मीन पॉइंट के आगे पीछे।
ये हो गया हमारे पास 30.1, 30.1। ये ब्लॉक नीचे भी जाएगा और ब्लॉक ऊपर भी जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 31.5 सेंटीमीटर। तो 30.1 में से माइनस आप 1.5 करोगे तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, क्योंकि मीन पॉइंट अब 13 रह गया, मीन पॉइंट हो गया इसका 30.1 और उसमें से माइनस करोगे तो बी की पोजीशन जो आपके पास आएगी वो नियर अबाउट 28.7 आ जाएगी, 28.7 सेंटीमीटर। यूए मालूम हो गया, यूबी मालूम हो गया। आप दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो। दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो क्या आपके पास फोकल लेंथ अवेलेबल है भाई, फोकल लेंथ अवेलेबल है। केवल फाइंड करना है, तो क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पे ए और बी के लिए आपने ए के लिए पहले काम किया आपने, फिर बी के लिए करोगे। दोनों की जो लोकेशन आएगी उनका डिफरेंस ले लेना, तो उनकी डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वही आंसर में पूछ रहा है। फाइंड द लेंथ विच द इमेज ऑफ मास ऑसिलेट, किस लेंथ की इमेज जो है वो ऑसिलेट करेगी वो हमको बताना था। सही है, तो ये हो गई हमारे पास एक और 77 नंबर का क्वेश्चन, जिसको आप मैकेनिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो और यही इसका तरीका होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ भाई, ये भी 47 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है लेकिन कंसेप्ट अच्छा खासा लग रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने काउंट किया है। ये बेसिकली एक नए टाइप का कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है। ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया नहीं जाता कौन किसका है कौन किसका नहीं है। इसमें अपने को बड़ा सर्कल देख के खुद ही समझना पड़ता है कि कौन सा किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऊपर वाला रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि अपर वाला जो है वो 60 सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें जो कुछ भी है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा इसका भी है, लेकिन कंसेप्ट पे ही बात कर लेते हैं। आप कुछ एज्यूम कर लो कि मैंने एक्स पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट रखा है। ये बैक साइड में आपने सिल्वरिंग कर दी है, ये आपने कुछ एक्स पॉइंट पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो यू आपके पास एक्स हो गया, उसमें तो अब कोई डाउट है नहीं विथ नेगेटिव साइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास दो हो गए, r1 इज इक्वल टू -60, r2 इज इक्वल टू आपके पास हो गया -20। ठीक है, n1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास एयर, n2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का फॉर्मूला डालना है और जिससे v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो v की वैल्यू बट ऑब्वियसली विथ इन द टर्म ऑफ xi, दैट इज इक्वल टू 1 बाई x 180। जो कैलकुलेशन होगा भाई, मैं कैलकुलेशन छोटे से उस पर नहीं दिखा सकता हूँ, 180x अपॉन 180 प्लस x, ये इसमें आएगा यू बी की वैल्यू फर्स्ट की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद इसी को दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तरह डील करेगा, इसी को दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तरह डील करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट तरह डील करेगा दैट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि ये जो इमेज फॉर्म हुई वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। उस केस में हमारे पास क्या डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि अब मिरर आ जाएगा, अब वो स्फेरिकल मिरर आ जाएगा जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मालूम है तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या,
इसको एज ए ऑब्जेक्ट तरह डील करके वो भी क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो किस लोकेशन पे इमेज फॉर्म करेगा वो बता सकते हैं क्या हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो आप वहां से आप फिर से क्या निकालोगे, पोजीशन ऑफ इमेज। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं भाई, कैलकुलेशन लंबी रहेगी, मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, केवल कंसेप्ट में हेल्प करूंगा। 180x अपॉन 120 माइनस 17x, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। ये हो गया कि मिरर ने जो काम किया वो उसकी वजह से इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, मिरर का फॉर्मेशन हुआ। अब मिरर ने जो इमेज फॉर्म किया वो फिर से रिफ्रैक्शन होगी रहेगा, तो फिर से वो क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब अब इसकी जगह यू क्या हो गया भाइयों, ये हो गया। और वो इमेज कहाँ फॉर्म करना चाहता है, ऑन इट सेल्फ, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज फॉर्म करना चाह रहा है। तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी वो -x पे होगी, और u का काम कौन करेगा, 180x माइनस 1/180x अपॉन 120 माइनस 17x, ठीक है। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा r1 r2, 60 मतलब हो जाएगा अपने पास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अब चेंज जाएगा, n2 n1 में रिवर्स हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 और n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर से आप वैल्यू डालोगे तो आपको x इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारे पास, जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए एससी वर्मा के। और भी क्वेश्चन हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब किसी को डाउट है तो आप नंबर ढूंढ के मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।